नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश में कोरोना के चलते किसानों को प्याज का बाजार भाव कम मिल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, यदि आप प्याज को मंडी में नहीं बेचकर भंडार गृह में भंडारित करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने ऑनियन स्टोरेज बनवाया है और उसमें प्याज को भंडारित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। प्याज के बाज़ार भाव की असमानता को देखते हुए मैंने ये प्याज का ये स्टोरेज बनवाया है। इसमें सरकार की तरफ से अनुदान भी होता है और कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा कृषक की तरफ से भी लगाया जाता है। तो इसका मैंने ये 2017-18 में ये फाइल लगाई थी और 2018-19 में ये बनकर तैयार हो गया। और इसकी कुल लागत 1,80,000 रुपये के करीब इसकी कुल लागत आई थी, जिसमें से 50% अनुदान मिल गया है। उसका 87,500 रुपये मुझे अनुदान के रूप में मिल गए हैं और ये करीब 90,000 रुपये मेरी खुद से लगाए हैं और ये तैयार हो गया है। 25 मीट्रिक टन का इसकी क्षमता है प्याज का स्टोरेज करने की। और प्याज की असमानता को देखते हुए मैं अच्छा खासा ये बेनिफिट देता है। इसका पिछले साल भी मैंने बेनिफिट लिया है और इसमें मैंने 25 क्विंटल जो प्याज था मेरे पास है वो मैंने इसमें स्टोरेज किया था। तो उसका बाज़ार भाव जब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था तो मैंने उसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाइयों को प्याज की खुदाई के तुरंत बाद बेचने पर अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है और जैसा कि अभी कोरोना और लॉकडाउन के चलते किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यदि किसान प्याज का सही तरीके से भंडारण करें और जब बाजार में अच्छा दाम मिले तब बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। जब भी हम प्याज का स्टोरेज बनाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी रखना बहुत आवश्यक होता है। वो किसानों को इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये थोड़े से ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए ताकि बरसात के मौसम में पानी जमा ना हो और अपने प्याज को ख़राब न करे। और एक दूसरा ये है कि इनकी जो अंदर जो इसकी स्टोरेज करने का जो खाना होता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। करीब 4 फीट के करीब चौड़ाई तो चल जाती है, बाकी ज़्यादा चौड़ाई रखने से उसमें प्याज से हवा अच्छे से क्रॉस नहीं होगी और प्याज ख़राब होने के चांस होते हैं। तो जो प्याज स्टोरेज करने का जो अपना होता है तो उसको लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा होगा तो उसमें हवा आसानी से पास होगी, जिससे प्याज भी ख़राब होने की संभावना नहीं होगी। किसान भाइयों, ये किसान प्याज के पत्तों को काटे बिना ही सीधे ही भंडार गृह में भंडारित करते हैं। इनका कहना है कि पत्तों समेत प्याज को भंडारित करने से प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता है। और प्याज को रखने के बाद में 6 महीने इसकी कोई समस्या नहीं होती है। आराम से प्याज को जब इसमें स्टोरेज करते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं उसको काटे नहीं, उसकी जगह पत्तों को प्याज के लगे हुए उनको वहीं पर सुखा के अच्छी तरह से सूखने के बाद में इसमें स्टोरेज करने चाहिए। प्याज के पत्ते को काटने से उसमें फंगस प्याज में इंटर हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे प्याज को ख़राब कर देता है। तो ये हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए। जो हमने खर्चा किया है करीब 1,80,000 तो उसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जब भी प्याज सस्ता हो तो इसमें स्टोरेज करना चाहिए और जब बाजार भाव ऊंचाई पर जाए तो उसको बेचकर हमें अच्छा मुनाफा कमाना चाहिए। प्याज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि आप कटे फटे गले सड़े प्याज को छांटकर अलग कर दें ताकि ऐसे प्याज अन्य प्याज को खराब नहीं कर सकें। और जब आपको प्याज का अच्छा बाजार भाव मिले तब आप प्याज को स्टोरेज से निकालकर बेच सकें। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो ये सीधा सा काम ये होता है कि ये लोहे का स्ट्रक्चर पहले ढांचा खड़ा किया जाता है
और फिर लोहे का ढांचा खड़ा करने के बाद में उसके अंदर बांस की ये फंटियों से इसका ये बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है अंदर। तो विशेष ध्यान रखने की बात तो ये होती है कि एक तो जो हम टिन शेड डालते हैं ऊपर, वो चारों तरफ से करीब 3 से 4 फीट जो अपना ढांचा होता है उसे अतिरिक्त होने चाहिए, ताकि कभी हवा के साथ बरसात आए तो प्याज को बरसात नहीं लगनी चाहिए। और आगे पीछे साइडों में चारों तरफ करीब 3 से 4 फीट अतिरिक्त टिन शेड होना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप भी अनियन स्टोरेज बनवाना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान का फायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो सबसे तो यह है कि जब प्याज की सीज़न आती है तो बाज़ार भाव बिल्कुल कम स्तर पर रहते हैं। करीब 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक के बाज़ार भाव बिकते हैं। और जैसे ही ये बरसात का मौसम आता है तो इसके भाव चढ़ने लगते हैं। तो जब हम इसको प्याज को घर पर रखते हैं या अन्यत्र कहीं रखते हैं तो वो प्याज ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और संभावना क्या, रुकता भी नहीं है प्याज। तो इसमें चारों तरफ से हवा लगती है प्याज के और छाया भी रहती है, बरसात में पानी भी नहीं गिरता है, तो प्याज अच्छे से इसमें सिक्योर रहता है और हम 6 महीने तक आराम से इसमें स्टोरेज रख सकते हैं। और जब बाज़ार भाव अच्छा मिले तो हम उसको बेच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मुनाफे का ये सौदा है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बाजार में गुलाब की मांग काफी ज्यादा है। जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे और भी कई अवसरों पर गुलाब के फूलों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गुलाब की खेती कम लागत में भारी मुनाफे देने वाली फसल हो चली है। लेकिन इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी अग्निहोत्री। जो यूज़ करने वाले होने वाले गुलाब हैं, जिनको कि लूज फ्लावर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बुके वाले पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूज फ्लावर वाले जो गुलाब होते हैं या जो गार्डन वाले गुलाब होते हैं उनकी बात करूँगी। तो उनको हम मोस्टली ओपन कल्टीवेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साज सज्जा अच्छा दिखने के लिए इन जनरल गार्डन में लगाया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे रोजरी में या रोज़ गार्डन में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। हम लोग हैंड वीडिंग ही करते हैं, क्योंकि आजकल जब जो भी किया जा रहा है हैंड वीडिंग या कुछ ऐसा, तो जो भी केमिकल वीडिंग जो है उसको हम आजकल डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, उसका मृदा के ऊपर, उसका सॉइल के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो हैंड वीडिंग करते हैं हम। और मोस्टली अगर आप कोशिश करें, आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो तो गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गुलाबों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फ्लावरिंग का टाइम है या फ्लावरिंग का सीज़न है, उस टाइम पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करवाएं, लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा घोल बना हुआ मिलता है मार्केट में, रोजेज़ के लिए स्पेशली, तो उसको आप ला करके और 0.1% का घोल बना के फोलियर स्प्रे, मीन्स जो आपका स्प्रेयर होता है उसमें आप 0.1% का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। और जो कट फ्लावर वाले गुलाब होते हैं उनको अगर हम बाहर में लगाएं तो गर्मी के सीज़न में उनका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अगर आप बात करें तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लगाते हैं उनका तो रखरखाव कम्प्लीटली डिफरेंट है, मगर ओपन कल्टीवेशन में भी कुछ वैरायटीज़ गुलाबों की कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छी आती है, जैसे कि क्रिस्टन डायोर हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, और भी इस तरह की 3-4 वैरायटीज़ हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% बाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाबों में इन जनरल जो ज़्यादा डिजीज़ आती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर कंटेनिंग कोई भी अगर आपका फंजीसाइड आता है तो उसका आप स्प्रे करते हैं तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। और ऐसे एफिड्स आते हैं तो उसके लिए मैलाथियन का स्प्रे कर देते हैं। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जब भी हम लूज फ्लावर की बात करते हैं तो जो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं वो कम्प्लीटली ओपन स्टेज में करते हैं, मीन्स फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तब करते हैं, ना कि वो थोड़ा भी फेड होने लगे तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और अब हम कट फ्लावर वाले जो बुके वाले जो रोजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी वाले टाइम पे उनका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो एक पेटल खुला हुआ, अगर नज़दीक का मार्केट है तो उसके लिए एक पेटल खुला हुआ, और अगर दूर का मार्केट है तो लगभग सारे पेटल्स उसके क्लोज होने चाहिए। इसको लगभग नीचे कम से कम आप 60 to 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेम हो तो उतने लंबे स्टेम के साथ आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसको बाल्टी भर सैनिटाइज्ड पानी में आप डालते हैं, और उसको पानी में डालने के बाद आपको उसको फील्ड हीट रिमूव करने के लिए एकदम ठंडे कमरे के अंदर आपको रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर जो हो उसका 4 से 5 डिग्री लगभग कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, फूल आपका जल्दी नहीं मुरझाता है और मार्केट तक पहुंचने में फूल को आपके मदद मिलती है। उसमें आप चाहें तो लगभग एक बकेट पानी में लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर ग्लूकोज डाल दें और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड लगभग पिंच भर, आधा चम्मच जैसे सिट्रिक एसिड डाल दें तो फूल जो होगा आपका वो देर से खराब होगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के किसान प्रदीप कुमार ने। आप पशुओं में रेबीज रोग के निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो प्रदीप जी रेबीज रोग के निदान पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। और आज मैं आपको रेबीज विषय के ऊपर कुछ जानकारियां आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि विदित है, हमारे देश में बहुत सारी अकस्मात मौतें रेबीज के कारण होती हैं। इसमें केवल पशु ही नहीं वरन मनुष्यों की भी अकाल मृत्यु होती है। रेबीज है क्या? तो रेबीज जो बीमारी है यह मुख्य रूप से एक विषाणु जनित रोग है जो कि रेबीज वायरस के फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वानों की लार में पाया जाता है जो कि इससे संक्रमित होते हैं। अगर संक्रमित श्वान ने किसी पशु को काट लिया तो उसमें इस रोग के फैलने की संभावना बहुत होती है। किसान भाइयों, पशुओं में मौसम के हिसाब से कई तरह के रोग आते रहते हैं जिनका समय रहते उपचार करना जरूरी होता है। लेकिन रेबीज एक ऐसा रोग है जो किसी भी मौसम में हो सकता है, क्योंकि यह रोग ज्यादातर कुत्ते के काटने से होता है। तो क्या है रेबीज रोग के लक्षण, आइए जानते हैं। ये बड़ा विषय रहता है कि रेबीज श्वान में था या नहीं,
ये बड़ा विस्मय का विषय रहता है। अगर श्वान काट रहा है तो लोग मान लेते हैं कि उसको रेबीज था, पर ऐसा नहीं है। रेबीज मुख्य रूप से दो तरह से पाया जाता है श्वानों में, एक जिसको हम कहते हैं शांत रूप में और एक कहते हैं उग्र रूप में। शांत रूप का मतलब ये होता है कि श्वान अपना बैठा रहेगा, ना वो भौंकेगा, अगर उसका मालिक भी बुलाएगा तो उस पर कोई भी वो जवाब नहीं देगा, उसके बुलाने पर भी कुछ जब अगर वो रिस्पॉन्स ना दे। तीसरी चीज़, बैठे बैठे ऐसा लगेगा जैसे मक्खियों को खा रहा है, किसी चीज़ को पकड़ रहा है। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है तो इससे हमको लगता है कि शायद इसमें रेबीज हो सकता है। अगर उग्र रूप में है तो उस समय वो किसी को भी देखकर तुरंत काटेगा, दौड़ेगा, उसके पीछे भागेगा, पत्थरों को चबाना, लकड़ी को चबाना, लोहे को चबाना, इस तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एक पागल इंसान या पागल श्वान जैसा व्यवहार करता है, और उसको अमूमन लगभग सभी लोग पहचान लेते हैं। जितने भी पशु हैं सब में इसी तरह के ही लक्षण पाए जाते हैं जैसे कि श्वानों में लक्षण पाए जाते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि केवल श्वान पशु मीन्स गाय भैंस बकरी नहीं, इंसानों में भी अगर लक्षण आते हैं तो इसी तरह के लक्षण आते हैं। और एक चीज़ जो कही जाती है खास रूप में श्वानों के लिए कि ये जलांतक मीन्स जल से डर लगने लगता है, इससे कोई भय नहीं होता है। केवल अंतर इतना होता है कि जो हमारे शरीर में पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए जो मांसपेशी होती हैं उनमें लकवा लग जाता है, और इस कारण वो आहार नली में न जाके फेफड़ों में जाने लगता है, जिसके कारण लोगों में ये डर आ जाता है कि मैं पानी ना पीऊँ तो बेहतर है। और इसी चक्कर में वो इसको ऐसे कहते हैं कि जल से भय हो गया, ऊंचाई से भय हो गया, हवा से भय हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसान भाइयों, रेबीज रोग से ग्रसित पशु को इलाज द्वारा बचाया नहीं जा सकता, इसलिए इस रोग से अपने पशु को बचाना ही बेहतर होता है। तो आप किस तरह से करें अपने पशुओं का रेबीज रोग से बचाव, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। ये एक ऐसा रोग है जिसके कारण अगर एक बार इसके लक्षण आ जाएं तो फिर इसमें बचाव का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। पर ऐसा कहते हैं जो जितना घातक होता है उसका बचाव भी उतना आसान हो सकता है अगर आप समय पर लें। और वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध कर दिया गया है कि अगर श्वान काटे और उसकी लार से अगर हमको शक है कि फैल सकता है बीमारी, तो उस समय आप तुरंत उसको, कोई भी आपके पास दवा ना हो तो बहते हुए तेज पानी में उसको धो दें। अगर आपको लगता है नल वहाँ पर है तो नल को तेज प्रेशर से चालू कर दें। अगर वो भी नहीं है तो मग से ऊपर से अगर आप पानी डालते हैं तो उससे भी कहते हैं कि उस वायरस के नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है ज़्यादा काट लिया है, डर है, कुत्ते को, श्वान को पहले से ही बीमारी थी, तो उस समय आप प्राथमिक चिकित्सा के बाद किसी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनके पास जाएं और इस बीमारी से संबंधित संपूर्ण टीकाकरण कराएं, जिसमें कि मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि अगर श्वान रोगी था, उसमें लक्षण थे, तो उस हेतु आप 5 टीका अवश्य लगवाएं। अगर आपको लगता है कि श्वान में रेबीज के लक्षण नहीं थे, तब भी 3 टीके जरूर लगवाएं। और उन टीकों को लगवाने की तिथि जो होती है, पहला जिस दिन काटा हुआ है, उसके बाद दूसरा 7वें दिन पर, और तीसरा 21वें दिन पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमको 5 खुराक लगवानी है, कुत्ता पागल ही था, तो उस समय आपको 5 खुराक लगवानी है। पहली खुराक जिस दिन उसने काटा है, दूसरी खुराक आपको 3रे दिन पर, तीसरी खुराक 7वें दिन पर, चौथी खुराक 14वें दिन पर, और 5वीं खुराक 28वें दिन पर। ये 5 खुराक आपको जरूर देनी है। जब हमको ऐसा लगने लगे कोई भी पशु निश्चित तौर पर रेबीज से संक्रमित है, अगर वो संक्रमित है तो उस समय एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, आप उसको इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इलाज जब संभव ही नहीं है तो इलाज करने से आपको भी संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। गाय और भैंस है तो उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उनको अलग कर दें, उनको अलग जगह डाल दें, उनका दाना पानी सब अलग रखें, उनको किसी और पशु से ना मिलने दें, और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको अच्छे से या तो जला दें या फिर बहुत गहरे में उसको दफना दें। ये तरीके अगर हम करेंगे, और उसका भी जो खाद्य पदार्थ भी है उस पूरे खाद्य पदार्थ को जला दें। पानी में है तो उसमें जितने भी अपने एंटीसेप्टिक आते हैं या फिनाइल, इन सब से अच्छे से धो दें और उस जगह को पूर्णतः साफ कर दें। इससे आगे आने वाले पशुओं में फैलने का भय और कम हो जाए। लेकिन श्वानों में अगर रेबीज है और अगर चिकित्सक कहता है कि रेबीज है तो उसके मारने का प्रावधान है, उसके लिए कोई भी किसी तरह की उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। ये अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।